नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन सिंधु ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार ने तत्काल कदम उठाए हैं। इस ऑपरेशन के तहत 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था अमेरिका के रास्ते नई दिल्ली पहुंचा और इसमें से बता दें कि 90 छात्र जम्मू कश्मीर के हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और छात्रों का स्वागत किया गया। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईरान में तनाव की लपटें अब सीधे तौर पर आम नागरिकों को अपनी चपेट में लेने लगी हैं। खासकर वो लोग जो पढ़ाई या काम के सिलसिले में ईरान में मौजूद हैं, उनके लिए हर बीतता पल भारी और खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने वक्त रहते एक सटीक और साहसी फैसला लिया, ऑपरेशन सिंधु। इसके तहत सबसे पहले 110 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट किया गया, जिनमें से अधिकांश छात्र हैं। इन सभी को पहले सड़क मार्ग से तेहरान से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचाया गया, जहां भारतीय मिशन ने उनकी सुरक्षा और यात्रा की पूरी जिम्मेदारी संभाली। ये पूरा ऑपरेशन न सिर्फ रणनीतिक रूप से अहम था, बल्कि बेहद संवेदनशील भी रहा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में लगातार ड्रोन अटैक, मिसाइल हमले और इंटरनेट ब्लैकआउट जैसी परिस्थितियां बनी हुई थी। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जब छात्रों की पहली फ्लाइट उतरी तो उनकी आंखों में डर की परछाई तो थी, लेकिन उससे ज्यादा था अपनी सरजमी पर लौटने का सुकून। ईरान से लौटे भारतीय छात्रों के मन में भारतीय होने पर गर्व था। हाथ में झंडा लिए ये छात्र नजर आए। भारत लौटे कई छात्रों ने अपनी आप बीती भी साझा की। किसी ने कहा कि हमने ड्रोन को हवा में उड़ते देखा, तो किसी ने बताया कि घायल लोग रास्ते में पड़े थे और हालात बहुत ज्यादा डरावने थे। उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से लौटे इन छात्रों ने बताया कि इंटरनेट पूरी तरह बंद था, कुछ काम नहीं हो पा रहा था और हर वक्त सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम जिंदा लौट पाएंगे? कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था, तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए। ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। छात्रों ने भारतीय सरकार की जमकर सराहना की और कहा कि भारत सरकार ने जो किया वो अविश्वसनीय है, उन्हें सलाम है, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। Very, very thankful to the Indian government, whatever they did. Like it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई और भारत ने हमें उस आग से सुरक्षित बाहर निकाला है। एक और छात्र ने बताया कि 2 दिन पहले तक हालात थोड़े काबू में थे, लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। बता दें कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने साफ कर दिया कि भारत सरकार किसी भी हालात के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि एक और विमान तैयार है जो जल्द ही फिर से ईरान भेजा जाएगा। साथ ही तुर्कमेनिस्तान से भी भारतीयों को लाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की है और तेहरान के भारतीय दूतावास के साथ मिलकर एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। जैसे जैसे हालात बदलते हैं, वैसे वैसे और अधिक फ्लाइट्स और चार्टर्ड विमान भेजे जाएंगे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक देश के अपने नागरिकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंधु इस बात का उदाहरण है कि जब दुनिया अस्थिर हो तो एक मजबूत और सतर्क राष्ट्र कैसे अपने लोगों को न सिर्फ याद रखता है, बल्कि उन्हें सुरक्षित घर भी लाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और वैश्विक समुदाय असमंजस में था, तब भारत ने न केवल अपने नागरिकों की सूध ली, बल्कि बिना देर किए जमीनी कार्रवाई भी की। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि भारत सरकार की तेज रफ्तार प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता से ये छात्र जल्द से जल्द भारत लौटे। जैसे ही ईरान में हालात बिगड़ने लगे, सरकार ने देर किए बिना स्थिति का आकलन किया,
भारतीय मिशनों को अलर्ट पर डाला और निकासी के लिए बहुस्तरीय योजना पर काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय, एयरलाइंस, सीमा पार मिशन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच जिस तरह का तालमेल देखा गया, वे किसी भी विकसित देश के आपातकालीन प्रबंधन से कम नहीं था। ऑपरेशन सिंधु ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ कूटनीतिक मंचों पर ही नहीं, जमीन पर भी अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह सक्षम है। चाहे वो नियंत्रण कक्ष की 24/7 मॉनिटरिंग हो, विदेशों में मौजूद मिशनों की तत्परता हो, या फिर जमीनी स्तर पर छात्रों और उनके परिवारों से लगातार संपर्क साधना हो, हर स्तर पर सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता साफ नजर आई है। इस संकट से एक बात और स्पष्ट हो गई है कि भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और यही भरोसा भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। इसमें सिर्फ फ्लाइट भेजना ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स को सक्रिय करना, ईरान और आर्मेनिया दोनों देशों की सरकारों से तालमेल बनाना और फिर खतरनाक इलाकों से सड़क मार्ग से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, ये सब कुछ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक देखती रहने वाली शक्ति नहीं, कार्रवाई करने वाला राष्ट्र बन चुका है। ये ऑपरेशन सिंधु उन सैकड़ों परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आया जो अपने बच्चों के लिए दिन रात चिंतित थे। जब दुनिया की बड़ी ताकतें अपने नागरिकों को निकालने की रणनीति पर सोच ही रही थी, तब भारत उन्हें जमीन से उठाकर अपने देश की मिट्टी पर ला चुका है। और ये कोई एक बार का उदाहरण नहीं, अफगानिस्तान से लेकर यूक्रेन तक, सूडान से लेकर इजराइल तक, हर बार भारत सरकार ने साबित किया है कि संकट कहीं भी हो, भारतीय पासपोर्ट कभी अकेला नहीं पड़ता। सरकार की इस दृढ़ता के पीछे है एक स्पष्ट नीति, हर भारतीय की जान की कीमत बराबर है, चाहे वे किसी भी राज्य से हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी जाति से हो। ये नीति भारत को एक जिम्मेदार लोकतंत्र बनाती है, ऐसा देश जो अपने हर नागरिक की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ऑपरेशन सिंधु सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं, भारत के बढ़ते वैश्विक आत्मविश्वास का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। देश में कोरोना वायरस लगातार चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि आंकड़ों में सुधार दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव केस घटकर बता दें कि कम होते हुए नजर आए हैं। यानी कि बता दें कि सिर्फ 2 दिनों में 428 एक्टिव केस कम हुए हैं। लेकिन नए वेरिएंट की वजह से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत हुई है और इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आंकड़ों में सुधार दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केस घटकर 6,836 रह गए हैं, जो सोमवार को 7,264 थे। यानी सिर्फ 2 दिनों में 428 एक्टिव केस कम हुए हैं। एक और अच्छी बात यह है कि रिकवरी स्तर भी बेहतर हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,168 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में 4 लोगों की जान भी चली गई है। चलिए अब आपको राज्यवार तरीके से कोरोना अपडेट देते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को जरूरी दवाएं, पीपीई किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार रखने को कहा है। नागालैंड, सोमवार को नागालैंड में कोरोना का पहला केस सामने आया। ये केस दीमापुर में दर्ज किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मरीज में हल्के लक्षण हैं और वो घर पर ही आइसोलेशन में है। केरल, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक, गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। इनमें से 5 बेड आईसीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं। बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। ऐसे में जरूरी है कि ढील देने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो जाएं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में कोरोना के मामले का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ऐसे में पूरी तरह से लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। वे कहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि लोग अब भी मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचे, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, ताकि देश एक बार फिर किसी बड़ी लहर का सामना न करे। भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार राहत की बात है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना ही आने वाले दिनों में संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी होगा। चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रहे हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं। और इसके साथ ही भारत की 16वीं जनगणना की अधिसूचना आखिरकार जारी कर दी गई है। 16 साल बाद होने जा रही इस जनगणना में पहली बार जातिगत गणना भी शामिल होगी और इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। करीब 35 लाख से ज्यादा कर्मी, 16 भाषाओं में मोबाइल ऐप और हर नागरिक के लिए बता दें कि सेल्फ की सुविधा होगी। और इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुधवार को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में साफ कहा गया है कि भारत की 16वीं जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी और इसका अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक संपन्न होगा। ये स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी। इससे पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना की तैयारियों की समीक्षा भी की। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण सहित उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। ये जनगणना इतिहास में पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए 16 भाषाओं में एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है, जिसमें डेटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग सभी कुछ होगा। यही नहीं, आम नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे वह खुद अपने और अपने परिवार के विवरण ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान डाटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। संग्रह, प्रसारण और भंडारण के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरा पालन होगा। इस विशालकाय अभियान के लिए लगभग 34 लाख गणक और सुपरवाइजर तथा 1.3 लाख से अधिक जनगणना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये सभी कर्मचारी मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लैस होंगे। इस बार हर कर्मी को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा
ताकि वह ऐप के जरिए डेटा कलेक्शन में कुशल रहे। जनगणना का ये डिजिटल स्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को भी संभव बनाएगा। बता दें कि जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण होगा मकान सूचीकरण और आवास गणना यानी कि HLO, जिसमें परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण लिया जाएगा। और दूसरा चरण होगा जनसंख्या गणना, जिसमें हर व्यक्ति का जन्म स्थान, लिंग, जाति, शिक्षा, रोजगार, भाषा, विकलांगता, धर्म जैसे सूक्ष्म विवरण एकत्र किए जाएंगे। जातिगत जनगणना भी इस बार शामिल की जा रही है और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। देश के गैर समकालीन क्षेत्रों जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना का काम 1 अक्टूबर 2026 से शुरू किया जाएगा। वहीं देश के बाकी सभी हिस्सों में 1 मार्च 2027 से अंतिम चरण की शुरुआत होगी। ये 2 समय सारणियां इस बात को ध्यान में रखकर तय की गई हैं कि कुछ क्षेत्रों में मौसमी परिस्थितियां जनगणना कार्य में बाधा बन सकती हैं। ये जानना भी जरूरी है कि पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। अब जब 2027 में अगली जनगणना होगी, तब तक देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना में भारी बदलाव आ चुके होंगे। जनसंख्या का स्वरूप, रोजगार के पैटर्न, शहरीकरण, डिजिटल साक्षरता सभी कुछ बदल चुका है। ऐसे में इस नई जनगणना के आंकड़े, नीति निर्माण, बजट आवंटन, योजनाओं की प्राथमिकता तय करने जैसे तमाम पहलुओं के लिए निर्णायक होंगे। ये डेटा सरकार को बताएगा कि देश कहाँ है और आखिर कहाँ जाना है। जनगणना केवल आंकड़े नहीं, ये सरकार की कार्य क्षमता और विश्वास की भी परीक्षा होती है। हर घर तक पहुंचना, सटीक जानकारी लेना, तकनीकी समस्याओं से निपटना, साइबर सुरक्षा बनाए रखना, ये सभी चुनौतियां इस बार ज्यादा बड़ी होंगी। लेकिन अगर ये प्रक्रिया सफल होती है तो भारत को मिलेगा अपना सबसे अद्यतन, सबसे व्यापक और सबसे भरोसेमंद सामाजिक आर्थिक आईना। और फिलहाल अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब घड़ी की सुइयां गिनती की ओर चल पड़ी है। जनगणना 2027 एक तकनीकी, सामाजिक और प्रशासनिक मिशन जो सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। केदारनाथ में 12 साल पहले आई भीषण आपदा ने हजारों जिंदगियों को निगल लिया था। सरकार और प्रशासन ने कई कोशिशों की और राहत और बचाव अभियान भी चले, लेकिन सैकड़ों परिवार आज भी अपने और अपनों की तलाश में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब तक यही है कि 702 मृतकों की पहचान आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। पुलिस के पास इन सभी लोगों के DNA नमूने भी मौजूद हैं, लेकिन अब तक बता दें कि मिलान नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केदारनाथ में आई आपदा को 12 साल पूरे हो चुके हैं। इस आपदा के जख्म अभी तक नहीं भर पाए हैं। 12 साल बाद भी इस आपदा में मारे गए कई 100 लोग आज भी लावारिस ही रह गए। किसी ने भी उनके शव को क्लेम नहीं किया। ये भारत की सदी की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक केदारनाथ आपदा। वो मंजर आज भी देश के दिलों को दहला देता है। उत्तराखंड की पावन केदार घाटी में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि हजारों परिवारों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। तबाही इतनी भयावह थी कि पूरा इलाका लाशों और मलबे में तब्दील हो गया। उस वक्त पुलिस, NDRF और सेना ने दिन रात एक कर राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया। सैकड़ों लोगों की जानें बचाई गई, लेकिन हजारों को बचाया नहीं जा सका। वर्षों तक केदारनाथ घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में शव और कंकाल मिलते रहे। कई बार केवल हड्डियां ही शेष रह गई। हर बार पुलिस ने खुद इन शवों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। त्रासदी के बाद पुलिस ने कुल 735 शवों, उनके अवशेषों और कंकालों के DNA नमूने एकत्र कर जांच के लिए बेंगलुरु स्थित फॉरेंसिक लैब भेजे थे। इन नमूनों की पहचान के लिए प्रशासन ने उन लोगों से भी संपर्क किया जिनके परिजन इस हादसे के बाद से लापता थे। इसके तहत 6000 से अधिक लोगों ने स्वयं आगे आकर अपने DNA सैंपल लैब को दिए। हालांकि लैब प्रशिक्षण में 775 में से केवल 33 DNA नमूनों को ही अपनों से पहचान हो सकी। शेष 702 नमूने आज भी अज्ञात है। पहचान न होने की स्थिति में कुछ परिवारों ने पुलिस द्वारा भेजे गए पत्र और अवशेषों के साथ मिले कपड़े, गहने या अन्य सामानों के आधार पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। इस त्रासदी को 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में शवों की
शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। संबंधित अधिकारी अभी भी शेष नमूनों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। 2023 की रात उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में आई विनाशकारी आपदा, भारी बारिश, चोराबाड़ी झील के फटने और उसके बाद आई बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में 4,400 लोग मारे गए या लापता हो गए, जिनमें से 991 स्थानीय निवासी थे। राहत व बचाव अभियानों के दौरान 55 नरकंकाल भी बरामद किए गए। आपदा में 11,000 से अधिक मवेशी भी मारे गए। घटना स्थल पर चले बड़े सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और सेना ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने 30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि सेना और अर्धसैनिक बलों ने 90,000 से अधिक लोगों को बचाया। 12 वर्ष बीत चुके हैं। केदारनाथ आज फिर से संवर चुका है। श्रद्धालुओं की चहल पहल लौट आई है। मंदिर के द्वार रोज खुलते हैं और बंद भी होते हैं, लेकिन उन 702 अस्थियों के लिए अब भी कुछ नहीं बदला है। उनके पास नाम नहीं है, चेहरा नहीं है, बस एक नंबर और एक फाइल में दर्ज डीएनए कोड है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब शव मौजूद है, डीएनए मौजूद है, तो फिर पहचान क्यों नहीं हो पा रही? क्या वाकई अब उनके अपने कोई नहीं बचे, या सिस्टम या किसी खामी की वजह से ये पहचान अधूरी रह गई? क्या अभी इनकी पहचान हो पाएगी? इन सवालों के जवाब अभी नहीं है, लेकिन हर साल 16 जून की तारीख इन 702 अनसुनी कहानियों को एक बार फिर जिंदा कर देती है और याद दिलाती है कि केदारनाथ की उस रात ने सिर्फ जाने नहीं ली, पहचाने भी छीन ली। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। साथ ही बता केदारनाथ और इसके साथ ही हुई ट्रेजेडी के बाद अभी भी नमूने होने के बाद भी बता दें कि मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सभी के मन में सवाल है। प्रशासन ने कई कोशिशें की, राहत बचाव अभियान भी चलाए, लेकिन इसके बाद भी बता दें कि 12 साल पहले आई भीषण आपदा ने भी हजारों जिंदगियां इसमें गई थी, जिसके बाद बता दें कि नमूने होने के बाद भी अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। और इसके साथ ही बता दें कि सभी के मन में ये सवाल है कि आखिरकार नमूने होने के बाद भी अभी तक उन लोगों की पहचान क्यों नहीं हो पाई है। और इसी के साथ ही बता दें कि लगातार सैकड़ों परिवार आज भी अपनों की तलाश में हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार सवाल करते हुए नजर आते हैं कि 702 मृतकों की पहचान आखिर क्यों नहीं हो पा रही है पुलिस के पास भी। और इन सभी मृतकों के बता दें कि डीएनए के नमूने मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जांच या कोई भी बता दें कि पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।